जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इस सीरीज के अंदर आपके पास में एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट कर लिया, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया। आप जो ग्रेविटेशन पढ़ा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिंक था, पर वो उसका पार्ट नहीं था, वो 11th की फिजिक्स का पार्ट था। ठीक है, तो अभी तक हमने इस सीरीज में 2 चैप्टर पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब ये जो कैपेसिटर है ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट है। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो चैप्टर 2 का हाफ पार्ट है, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों ये सिर्फ आधा चैप्टर है, पर हमारे लिए ये जितना बड़ा करंट था उतना ही बड़ा हमारे लिए कैपेसिटर है। हम इसे बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई में पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नीट और जेई दोनों के लिए ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। हम इसे पूरे चैप्टर का दर्जा देते हैं, हम आधे चैप्टर का दर्जा इसे नहीं देते। अब बात यह है कि भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के जस्ट बात था तो हमने बीच में करंट को क्यों लेके आए, पहले इसे क्यों नहीं पढ़ा। कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद जस्ट बाद में कैपेसिटर पढ़ देते हैं, पर हमने पहले करंट इसलिए पढ़ा। एक्चुअली क्या, करंट और कैपेसिटर में 60% पोर्शन मैच करता है। जो प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो वे है वो वे मैच करता है। जो तरीका है ना, जो तरीका आपके पास में करंट के सर्किट को सोल्व करने का था, वैसा ही सेम तरीका कैपेसिटर के सर्किट को सोल्व करने का है। और रेजिस्टेंस की बच्चों को बढ़िया आदत है, बिकॉज रेजिस्टेंस आपने 10वीं क्लास में देखा है, आपने रेजिस्टेंस के बारे में नाम सुना है, कुछ कुछ आप उसे जानते हैं, तो उसे अडॉप्ट करना बच्चों के लिए आसान रहता है। और कैपेसिटर आपके लिए नया है बिकॉज आपने पहले कभी नहीं देखा है, तो इसलिए हमने पहले करंट किया, ताकि अगर करंट पे हमारी कमांड आ जाएगी ना भाई साहब, तो कैपेसिटर 60% तो साफ हो जाएगा अपने आप ही, बहुत ही आसानी से। क्लियर है बच्चों? तो चैप्टर अपने आप में इंटरेस्टेड है, 60% लिंक करता है आपके पास में करंट से, तो 60% काम तो आपका वैसे ही हो गया अगर आपका करंट क्लियर है तो। और हम वहाँ पे बेसिक से करेंगे, इसे मान लीजिए वहां पे कुछ दिक्कत हुई करंट में, तो आप वो यहाँ पे भी देख पाएंगे, उससे सीख पाएंगे, आप उन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अपने शुरू करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज नेम्ड एज कैपेसिटर। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, कैपेसिटर के बारे में अगर आप देखें तो कैपेसिटर, पहले आप ये देखिए, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैपेसिटर देखा कहाँ है। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पंखा जो होता है, जो फैन होता है, जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन के ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप की एक चीज लगी रहती है, उसे बोलते हैं कैपेसिटर। कैसा रहता है? ऐसा 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 रहता है। ऐसा हमने देखा है कभी ऐसी शेप के फैन में? अगर आप देखेंगे ऊपर तो वैसा लगा हुआ रहता है। क्लियर? मे भी शायद गर्ल्स ने नहीं देखा, लड़के जैसे ही कोई इलेक्ट्रिशियन आता है उसके ऊपर खड़े रहते हैं, तो क्या कर रहा है, दिखा क्या हुआ, वो सब। गर्ल्स से ठीक है, इलेक्ट्रिशियन आया, आगे चला जाएगा। तो बॉयज से तो पक्का ये चीज देखी होगी। दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसर। आप मार्केट में जाके बोलेंगे तो लोग इससे कंडेंसर भी बोलते हैं, इसे एमएफडी भी बोलते हैं। एमएफडी एमएफडी क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, या फिर लोग इसे कैपेसिटर ही बोलते हैं। इसकी अलग अलग वैल्यू होती है। जो फैन में लगता है आपके पास, दैट इज अप्रोक्स 3.15 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड से लेके 4 माइक्रोफैराड तक का आपके पास फैन में लगता है। और ये कहाँ कहाँ पे लगा होता है? और ये लगा होता है जो मोटर नहीं होती, जो पानी को अप करने के लिए, जैसे हम नीचे टैंक से पानी को ऊपर टैंक में भेजना होता है, नीचे वाले टैंक से ऊपर वाले टैंक में भेजते हैं, तो एक मोटर चलती है पानी की, उसमें भी अगर आप देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा। कोई बड़ी मशीनरी है, अगर आप कोई इंडस्ट्रीज में जाएंगे वहां पे देखेंगे कोई मशीन को स्टार्ट करने के लिए ऐसे बड़े बड़े कंडेंसर या फिर ऐसे बड़े बड़े कैपेसिटर उसमें लगे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो कैमरा रहता है, कैमरा उसमें जो फ्लैश होता है, तो उस फ्लैश के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इससे चाहिए होती है। दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। और आप जो सीएफ, जो रोड्स नहीं लगी हुई रहती, जो इलेक्ट्रिक रोड्स जो लाइट के लिए, अभी जैसे एलईडी बल्ब लगाते हैं हम लोग, फिर उससे पहले लोग सीएफएल लगाते थे, उससे पहले एक वो 4 फीट की वो नहीं आया करती, रॉड सी आया करती थी, उसको हम हिलाया करते थे, उसके बीच में भी एक लगा होता है, स्टार्टर बोलते हैं, स्टार्टर। दैट इज ऑल्सो कैपेसिटर। अब सर ये ठीक है, कैपेसिटर हमने देख लिया, आपने देखा है अपनी लाइफ में? हाँ, कैपेसिटर देखा है। और अगर आप नहीं देखा होगा तो मेरे बताने के बाद आप बहुत सारी जगह पे जाके देख सकते हैं उस कैपेसिटर को, जो जो मैंने बताया। अब वहां पे चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको कैपेसिटर दिखाई दे जाएगा। अब सर कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है सडन एनर्जी को देना, सडन एनर्जी को देना। जैसे मान लीजिए जो धक्का काम करते हैं ना, हमने बोल जैसे एक गाड़ी को चलाना है तो उसमें क्या धक्का चाहिए एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सामने एक गाड़ी है, कोई बोले धक्का मारे, कोई धक्का मारो, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में गाड़ी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जैसे गाड़ी है, आप 4-5 लोग धक्का मारे, शुरू में हम जान जोर लगाते हैं, पर एक बार भाई साहब गाड़ी चल जाती है तो हमें उतना जोर लगाना नहीं पड़ता। ये बात समझ में आती है? एक बार अगर रेस्ट से किसी चीज को मोशन में लेके आना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके आगे देखेंगे तो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। तो अब इसीलिए हम बोलते हैं भाई गाड़ी को ऐसे बार बार बंद करके स्टार्ट करना, बंद करके स्टार्ट करने में क्या होता है, उसके लिए भी जो आपको एनर्जी मिलती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर रहती है, वो एनर्जी आपको मिलती है। उसमें भी कैपेसिटर का रोल है, बैटरीज का रोल है। अब चर्चा करते हैं भाई साहब इसका पंखे में क्या काम है, फैन में ये क्यों लगा हुआ होता है।
देखो यार, फैन जब अभी बंद है, जैसे मान आपके फैन है, आप इनिशियली फैन बंद होता है, अब फैन को बंद से शुरू करने में सोचिए फैन कितना तेज आरपीएम पे चलता है। आपको तीनों ब्लेड्स अलग अलग दिखाई नहीं देती, इतना तेज चलता है कि तीनों ब्लेड्स एक साथ दिखाई देते, प्लेट सी लगता है हमें। तो अच्छा खासा आरपीएम होता है भाई साहब सीलिंग फैन का। तो आप सोचिए रेस्ट से सडन इतना तेज मूव करवाने के लिए धक्का तो चाहिए, धक्का चाहिए, मतलब सडन एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कौन देगा बच्चों? वो एनर्जी कैपेसिटर देगा। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, मतलब एक साथ एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? मतलब अपनी जितनी एनर्जी सब एक साथ पकड़ा देगा वो। तो वो धक्का होता है जिसको हम बोलते धक्का, सडन धक्का दिया किसी ने, सारी एनर्जी एक साथ दे दी। वो काम कौन करता है? कैपेसिटर करता है। पंखे को सडन धक्का देने के लिए, बिकॉज मान लीजिए पंखा जो मूव कर रहा है, कुछ मान लो 1000 आरपीएम पे मूव कर रहा है, 1000 आरपीएम पे, तो भाई साहब 0 आरपीएम से 1000 आरपीएम में लेके आने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए ना। तो वो सिर्फ एक्सटर्नल एनर्जी जो सप्लाई से आ रही है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विच है वहां से जो एनर्जी आ रही है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे पंखा इतनी तेज नहीं घूम सकता। तो अगर स्टार्टिंग में कैपेसिटर अपनी एनर्जी उसको दे दे उस पंखे को, तो क्या होगा भाई साहब, एक बार के लिए धक्का मिल गया तो एक बार स्पीड बढ़ जाएगी, और एक बार स्पीड बढ़ गई तो आगे उसको मेंटेन रखने के लिए उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो ये जो आपके पास में जो स्विच लगा हुआ है जहां से हम वायर लगाते हैं, वो वाली एनर्जी काम कर जाएगी। अगर आप ये कैपेसिटर अपने फैन से निकाल लेंगे तो बच्चों क्या होगा? अगर ये कैपेसिटर आप निकालें तो अगर फैन से, तो क्या होगा आपके पास? तो सर जी क्या होगा कि जो फैन है वो फैन अब की बार जितने तेज, पहले जैसे मान लीजिए बहुत तेज आरपीएम पे घूमता था, वैसे नहीं घूमेगा, अब धीरे धीरे घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर आ रही है वो इतनी पावर नहीं है कि उतना तेज आरपीएम दे पाए। तो वो क्या बस एक थोड़ी सी स्पीड पे ऐसे घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, क्योंकि अब की बार धक्का देने वाला कोई नहीं है। और कोई धक्का देने वाला होता तो एक बार उसके आरपीएम बढ़ जाते, फिर वो मेंटेन रख लेता। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी सडन एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमें सर्किट्स के अंदर, तो हम वहां पे कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एलईडी, जैसे हम जो हमारे पास डीएसएलआर कैमरेज आते हैं, आप उन पे जब बटन दबाते हैं तो एक लाइट निकलती है, एक सडन लाइट निकलती है। तो वो सडन लाइट चाहिए ना आपको, वो सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए चाहिए। तो उसमें लोग कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे कैपेसिटर आपके पास शॉर्ट होता है, जैसे वो एनर्जी देता है तो वो एकदम फ्लैश से लाइट निकलती है। आप मार्केट में जाके इसको परचेज कर सकते हैं, कर लीजिए कभी जाए तो 30-35 रुपए का आता है ये। नहीं तो आप घर में पड़ा होगा, तब आप क्या कीजिएगा, इसके 2 वायर्स होती है ना, वायर 1 वायर 2। इसमें पहले तो आप पढ़िएगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ जैसे माइक्रोफेराड, वो इसकी यूनिट है, कितनी वैल्यू होती है। माइक्रोफेराड मतलब अपने आप में, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, मतलब कैपेसिटेंस इसकी कम है। सर कैपेसिटेंस क्या होता है पढ़ेंगे। अब इसके 2 तार है बच्चे, इसको जाके ना स्विच में लगा दे ऐसे, इसको जाके क्या कर ऐसे स्विच में लगा दे, स्विच में लगा दिया। अब इस स्विच का बटन ऑन कर दे तो क्या होगा भाई साहब, करंट आएगा। तो करंट आने से कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। क्या क्या करेगा बच्चों, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। अब आप उसको बाहर निकाल लीजिए, अब इसके पास में एनर्जी है। अब ये बोलता है बताओ भाई कहां पे धक्का देना है। अगर फैन में देना है तो वो एनर्जी कहां पे दे देगा, एक फैन में दे देगा, पर एक साथ दे देगा। अगर आपको पानी की मोटर चलवानी है तो पानी की मोटर में दे देगा सडन एनर्जी। तो ये क्या करता है, पहले तो एनर्जी को खुद स्टोर कर लेता है, पहले तो एनर्जी को स्टोर करके अपने पास रखता है, जब जरूरत होती है तो एक साथ अपनी एनर्जी दे देता है। उससे क्या होता है भाई साहब, जो आपके पास में सडन चेंज आना है वो चेंज आ जाता है। ठीक। फिर अगर आप इसको चार्ज करके ऐसे ज्वाइन करके देखेंगे, ऐसे ज्वाइन करके देखेंगे तो इसमें स्पार्क निकलेगा। आप इसको चार्ज कीजिए, मतलब इसमें स्विच में लगाइए, बटन ऑन कीजिए, थोड़ी देर चार्ज होने दीजिए, वापस बंद कर दीजिए, बाहर निकालिए, ऐसे कीजिए तो पटाखे बजेंगे। क्यों पटाखे बजेंगे? पटाखे इसलिए बजेंगे भाई साहब, इसमें जो एनर्जी है, कैपेसिटर का काम ये एनर्जी को स्टोर करके सडन देना। बैटरी का काम क्या होता है, जो बैटरी का काम होता है, जैसे हमारे पास जो रिमोट में जो सेल लगते हैं, वो सेल 2 टाइप के होते हैं, एक डबल ए होता है, एक ट्रिपल ए होता है, जिसको हम बोलते हैं मोटे वाला सेल, एक पतले वाला सेल। तो भाई साहब सेल के अंदर क्या होता है, जो हम बैटरीज होती है, उस बैटरी में क्या होता है, छोटे वाली बैटरी में वो एनर्जी को धीरे धीरे देता है। जैसे ये आपके पास में ये इस तरह की आप बैटरीज देखते हैं, ये भी एनर्जी देता है, ये भी एनर्जी देता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सडन देता है। इसमें पटाखे बजेंगे, आप ऐसे करें पटाखे बजेंगे, क्यों, सारी एनर्जी एक साथ निकलेगी। इसमें सडन ऐसे पटाखे बजते नहीं है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एनर्जी को देता है। इसके ये मान लो ये बैंक है, ये भी एनर्जी का बैंक है, ये भी एनर्जी का बैंक है, पर ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी देता है, ले 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 धीरे धीरे, और ये बोलता है एक साथ एनर्जी ले ले। क्लियर? तो जहां पे कैपेसिटर लगता है वहां पे ये काम नहीं करेगा, जहां पे ये काम करता है वहां पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे ये लगता है वहां पे सडन एनर्जी चाहिए, वो ये नहीं दे सकता। और जहां पे ये वाला लगा हुआ है वहां पे ये काम नहीं करेगा, बिकॉज उसको धीरे धीरे एनर्जी चाहिए थी, आपने सडन दे तो वो जल जाएगा। क्लियर है ये बात? तो कैपेसिटर का रोल समझ में आ गया सर क्या है? हाँ सर, कैपेसिटर का रोल ये है कि वो एनर्जी को पहले स्टोर कर लेता है, स्टोर करके जब जरूरत होती है तो एक साथ एनर्जी देता है।
ये काम कौन करता है बच्चों? कैपेसिटर करता है। तो मैं आपको ये बता दूं, आप अपने आसपास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उनमें देखिए, आपको कैपेसिटर दिखाई देगा। फैन में आप कभी देखिएगा उसके ऊपर टॉप लगा होता है, टॉप को हटाइए, दिखाई देगा आपको। और आपके घर में जो पानी वाली जो मोटर है, जो वो वाटर मोटर है, उसमें आप चेक कीजिए, वहां पे दिखाई देगा। तो आई होप आप कैपेसिटर को जानते हैं, पर आपको पता नहीं था, अभी आपको इस बात का आइडिया लग गया। अब अपने शुरू करते हैं भाई साहब, कैपेसिटर क्या है। तो हमें समझ में आ गया, आपने जो फील आई उससे मुझे ये समझ में आया, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। और एनर्जी को स्टोर किसके फॉर्म में करता है बच्चों? पहले चार्ज स्टोर करेगा। पहले क्या स्टोर करेगा? चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज स्टोर करने के बाद में जो चार्ज है, वो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आएगी बच्चों? एनर्जी आएगी। क्या स्टोर करेगा? सबसे पहले चार्ज स्टोर करेगा। चार्ज स्टोर की वजह से क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या आती है बच्चों? एनर्जी आती है। क्लियर? तो हमने क्या बोला? ए डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो मैंने क्या यहाँ पे सबसे पहले चार्ज आएगा, चार्ज स्टोर से क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मिलेगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप ऐसे ही बोल सकते सर, कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। या फिर आप बोल सकते सर, कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो बात भी सही है, तीनों एक ही बात को लिंक कर रहा है। चार्ज आएगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, चार्ज बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो, तीनों आपस में लिंक है। तीनों एक नहीं है, पर तीनों आपस में लिंक है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक। ए डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। इस बात में कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक टर्म आती है, उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। सर ये क्या है? देखो, ये जो आपके पास में कैपेसिटर था, ये क्या है बच्चों? कैपेसिटर। पर इसकी कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है इस पे 3.15 माइक्रोफेराड। यहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, छोटा लिखा हुआ है, ये 3.15 माइक्रोफेराड। आप अपने पास में जो भी डिवाइस होगी वहां पे देखिएगा, उस पे कैपेसिटेंस लिखा हुआ होगा। तो यार कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। ये खुद कैपेसिटर है अपने आप में। ये डिवाइस क्या है बच्चों? कैपेसिटर। कैपेसिटर इसकी प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हम जैसे बोलते हैं भाई साहब, ये क्या? ये बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? वो इसकी प्रॉपर्टी है कि कितने वोल्ट की है। ये आपके पास है 1.5 वोल्ट की है। क्लियर ये बात? तो कैपेसिटर जो आपके पास में, दैट इज ए डिवाइस, और कैपेसिटेंस क्या है? उसकी प्रॉपर्टी बताता है। अब कैसी प्रॉपर्टी बताता है, क्या बताता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। तो मैंने ये बोला, समझना बच्चों मेरी बात को, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, दिस इज कंडक्टिंग बॉडी। हम नॉन कंडक्टर को पीछे छोड़ आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अभी हम जितनी बात करेंगे सब कंडक्टर के बारे में करेंगे। तो अब मान लीजिए आपके पास में इस पे जो चार्ज Q होगा, इस पे जो चार्ज Q, आपने से कुछ Q चार्ज दिया तो कुछ पोटेंशियल आएगा। सही बात है भाई साहब, कुछ कोई चार्ज Q देंगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल आएगा। चार्ज, अगर मैं इसको Q चार्ज दूं तो कुछ पोटेंशियल आएगा, 2Q चार्ज दूं तब भी कुछ पोटेंशियल आएगा, पर वो ज्यादा आएगा। 3Q दूं तो और ज्यादा आएगा। सही बात है यार। अगर मैं इसको स्फीयर बनाता हूं, आपको समझ में आता सर, एक स्फीयर पे अगर आप Q चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल आता है KQ/R। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी, दिस इज आइसोलेटेड बॉडी, दिस इज ए आइसोलेटेड बॉडी, आपस इधर उधर कुछ नहीं है, सिर्फ यही है आपके पास। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इस बॉडी के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट है? चार्ज पे। अगर बच्चों चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं यहां पे कि पोटेंशियल is directly proportional, potential is directly proportional to charge, to charge। इसी बात का फायदा उठा के कैपेसिटेंस निकाल दी गई। कैसे? मैंने बोला Q is directly proportional to delta V। हम जो पोटेंशियल, पहली बात तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं है एक्चुअली। यहां पे क्या चाहिए? चेंज इन पोटेंशियल। पर हम ये मान लेते हैं कि हम इन्फिनिटी पे जीरो मान के चल रहे हैं। हम ये क्या मान लेते हैं कि हम इन्फिनिटी पे कितना मान के चल रहे हैं? जीरो। और अगर हम इन्फिनिटी पे जीरो मान के चल रहे हैं बच्चों, तब आप बोल सकते हैं सर जी जो इसका V है, अगर आप इन्फिनिटी पे जीरो मान के चल रहे हैं तब क्या बोलेंगे सर? डेल्टा V की वैल्यू इसकी V के बराबर हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं ना हम। एक्चुअली जो बोलते हैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R, वो एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल है, पर हमने इन्फिनिटी पे जीरो माना, इस वजह से हम वहां पे V बोल पा रहे हैं। तो मैंने लिखा Q इज इक्वल टू डेल्टा V। कुछ टर्म मतलब लोग इसको मतलब सिंपली वे में लिखते हुए Q इज प्रोपोर्शनल टू V भी लिख देते हैं, पर सही टर्म है डेल्टा V। अगर आप V लिख रहे हैं वो भी एक्चुअली डेल्टा V की ही फॉर्म है, पर आपने इन्फिनिटी पे कितना मान रखा है बच्चों? जीरो मान रखा है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर आप बात करेंगे
अगर मान लीजिए कोई आपके पास में एक आइसोलेटेड बॉडी है, कोई एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, फॉर ये हम बात कर रहे हैं फॉर एनी आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी, आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी की ये बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, हम शेप वगैरह नहीं बदल रहे, जो शेप है वो फिक्स होगी। मतलब जैसे ये बॉडी थी तो इस पे आप चार्ज देते जा रहे हैं और पोटेंशियल का डिफरेंस चेक करते जा रहे हैं, तो अब आप इसकी शेप वगैरह नहीं बदल रहे। अब बच्चों अगर हमें समझ में आ गया चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर भाई साहब ये प्रोपोर्शनलिटी को मैं बोलूं भाई साहब तू चला जा, तू हट जा, तो बोले मैं हट तो जाऊंगा पर मैं क्या लेके आऊंगा साथ में, कांस्टेंट लेके आऊंगा। मैं क्या ले आओ, तो कांस्टेंट क्या आता है आपके पास, C मल्टीप्लाई डेल्टा V। क्लियर, लोग इसको बोलते हैं CV। एक्चुअली लोग डेल्टा V को कैसे इंटरप्रेट कर देते हैं, V से। तो अगर आपको कभी V दिखाई दे रहा है मतलब वो डेल्टा V की ही बात करना चाह रहा है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो आप यहाँ पे डेल्टा V लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं अभी। तो यहाँ पे ये जो टर्म है C, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर या फिर ऑफ बॉडी, ये कहलाता है बच्चों कैपेसिटेंस। क्लियर, समझ में आ गया मेरी बात? तो चलिए ठीक है, हमें हवा लग रही है पर अभी हमें फील नहीं है इस चीज की। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। अलग अलग चीजें, कैपेसिटेंस अलग है, कैपेसिटर अपने आप में अलग है। पर सर ये तो बताओ सर, कैपेसिटेंस फील कराओ, हमें कैपेसिटेंस की फील नहीं है। अब देखो मैं फील कराता हूं कैपेसिटेंस की फील। अगर तू बात करें तो क्या बोलेगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग, ये अगर इस डेल्टा V की वैल्यू कितनी कर दूं 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग जितना चार्ज आएगा वही तो कैपेसिटेंस है। सही बात बोल रहा हूं ना भाई साहब? अगर आप डेल्टा V की वैल्यू 1 वोल्ट कर देंगे तो Q की वैल्यू किसके बराबर है, C के बराबर आ जाएगी। मतलब हम क्या बोलेंगे, द कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज पर यूनिट वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये कैपेसिटेंस कहलाता है। सीधे से शब्दों में समझा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमने क्या लिखा यहां पे, इसकी मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूं आपको। चार्ज कैपेसिटी of capacitor to store charge per unit volt is called capacitance, कि पर यूनिट वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग, 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये चीज क्या कहलाती है बच्चों आपके पास में, कैपेसिटेंस कहलाती है। अपनी भाषा में अगर आप लिखेंगे, देसी भाषा में अगर आप लिखें, देसी भाषा में आप अपनी भाषा में लिख लो कि भाई साहब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग कोई कैपेसिटर पे जितना चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। अब मुझे आप ये बताइए, मान लीजिए मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं। एक कैपेसिटर है आपके पास में, कैपेसिटर की जो यूनिट होती है आपके पास में, यूनिट लिख देता हूं मैं यहाँ पे हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। जो यूनिट है आपके पास कैपेसिटर की, यूनिट कितनी है आपके पास, यहां पे देखिए कूलम है, कूलम पर वोल्ट, और इसका नाम क्या है बच्चों, फेराड, इसको बोलते हैं फेराड, दिस इज कॉल्ड एज फेराड, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो जो आपके पास यूनिट है वो कितने कूलम पर वोल्ट, और इसको क्या बोलते हैं फेराड। और इसको किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय F, दिस इज यूनिट डिनोटेड बाय, किसे डिनोट करते हैं बच्चों, इसको F से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी यूनिट क्या है आपके पास में, वो दिख रहा है कूलम पर वोल्ट, और इसको आप जो कूलम पर वोल्ट का स्टैंडर्ड नाम है दैट इज कॉल्ड एज फेराड, इसको फेराड बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, F से डिनोट करते हैं। तो अभी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, इस पे जो कैपेसिटेंस थी वो कितनी थी आपके पास, 3.15 माइक्रोफैराड, 3.15 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या, अगर आप इसे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में लगाएंगे, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो बच्चों ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, 3.15 माइक्रोकूलम। ऐसा ही है ना आपके पास में। सर यहाँ पे जो हमारे पास में कैपेसिटर है, दिस इज कैपेसिटर, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, 3.15 माइक्रोफैराड। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी विल अप्लाई इन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, देन चार्ज स्टोर
स्टोर ऑन इट कितना आएगा बच्चों 3.15 माइक्रोकूलम। अभी आपको यह भी समझ में आ रहा होगा सर जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर यूज होते हैं वो माइक्रोफेराड के होते हैं, मिलीफेराड के होते हैं, पिकोफेराड के होते हैं। एक फेराड का कैपेसिटर अपने आप में बहुत बड़ा कैपेसिटर है। क्यों? एक फेराड का कैपेसिटर अपने आप में बहुत बड़ा कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि अगर एक फेराड का कैपेसिटर होता और अगर आप उसे 1 वोल्ट में लगाते तो कितना चार्ज स्टोर करता 1 कूलम। और 1 कूलम चार्ज थोड़ा होता है ज्यादा होता है सर? बहुत ज्यादा होता है 1 कूलम। 1 कूलम के लिए कितने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए? आपको समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि यार बहुत सारी एनर्जी आएगी तो आप जब स्टोर इसको ऐसे शॉर्ट करें तो बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलेगी। तो हमें इतनी एनर्जी भी नहीं चाहिए ना भाई कि हमारा फैन ही जल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास में ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो उससे दिक्कत क्या होगा भाई साहब? इतनी ज्यादा एनर्जी होगी तो आपकी जो डिवाइस है वो डिवाइस ही जल सकती है। तो इसलिए हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर्स यूज करते हैं उनकी यूनिट क्या होती है आपके पास में? या तो माइक्रोफेराड होगी, दिस इज माइक्रोफेराड 10⁻⁻⁶, या फिर पिकोफेराड होगी आपके पास, या फिर मिलीफेराड होगी। बड़ा कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री में लगे हुए कैपेसिटर्स हैं तो वो हो सकते हैं फेराड हो उनकी यूनिट। जनरली उनकी कितनी होती है? माइक्रो, पिको और मिली। तो ये बात आप अपनी भाषा में लिख लीजिए। यहां पे आप कहानी लिख लीजिए कहीं पे, यहां पे जगह नहीं बची। आप उसमें क्या लिखेंगे? इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ ये बात लिखनी है बच्चों आपको। इन प्रैक्टिकल लाइफ वी यूज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑर्डर ऑफ माइक्रोफेराड, पिकोफेराड, मिलीफेराड। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे फेराड 10 फेराड का कैपेसिटर यूज करेंगे तो बहुत एनर्जी निकल जाएगी, धमाके हो जाएंगे उससे। इज इट क्लियर बच्चों? तो हमने सर इसमें क्या क्या सीखा? कैपेसिटर्स क्या होता है आपने ये सीखा, सर समझ में आ गया। एक डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर सके उसे हम कैपेसिटर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा वो एनर्जी कैसे, मतलब हमने बोला एक डिवाइस जो चार्ज स्टोर कर सकते हैं उसे हम कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो उससे क्या होता है सर? चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। ये कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर्स क्या होता है? हमने ये देखा कैसे किया कि किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सर कौन से पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। पर अभी आप ये जान लीजिए सर जो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसका नाम है सी। इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ बॉडी। तो हमें समझ में आया सर कैपेसिटेंस क्या है। तो मैंने उसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूले देखा तो मैंने बोला 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। क्लियर? ये देसी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं, इस बात को सही इंग्लिश में भी लिख दिया। यूनिट पे चलते हैं भाई साहब। तो क्या यूनिट है? यहां से दिखाई दे रहा है कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट इसको क्या बोलते हैं? फेराड बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको एफ से डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा भाई साहब प्रैक्टिकल लाइफ में जो कैपेसिटर्स यूज होते हैं वो माइक्रो, मिली, पिको फेराड के ऑर्डर के होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज आपको समझ में आ गया सर अगर 3.15 माइक्रो फेराड है इसका मतलब अगर हम इसे 1 वोल्ट में लगाएंगे 3.15 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा। और अगर ये 3.15 फेराड होता तो 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग 1 कूलम चार्ज, सॉरी 1 वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग 3.15 कूलम चार्ज आता, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। और सोचिए जो घरों में जो वोल्टेज आता है दैट इज 220 वोल्ट। तो 220 मल्टीप्लाई 3.15 तो इतना सारा चार्ज हो जाता। और जब इतना सारा चार्ज की कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी थी वो एनर्जी एक ही इंस्टेंट में निकलती तो बहुत पटाखे बजाते, घरों में आग लग जाती। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैपेसिटर का काम यही है कि सडन एनर्जी देना। जहां पे भी सडन धक्के की जरूरत होती है वहां पे कैपेसिटर आपको दिखाई देगा। आप इसको छापिए बच्चों, फिर अपने इस पे और चर्चा करेंगे कि कैपेसिटर क्या है। ठीक है बच्चों, कुछ आपको हवा लगी हुई कैपेसिटर की। आइए जो हमने लास्ट साइड में देखा था थोड़ा सा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको वापस थोड़ा देख लेते हैं। हमने वहां पे ये पढ़ा सर जो Q इज इक्वल टू किसके बराबर था? C मल्टीप्लाई डेल्टा V। यहाँ पे जो C जो टर्म था आपके पास में किसको डिनोट करता था बच्चों? कैपेसिटर्स को डिनोट करता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बहुत बढ़िया। अब ये जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या है? अभी हमने बोला डेल्टा वी, कुछ लोग इसको Q इज इक्वल टू CV भी बोलते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं Q इज इक्वल टू C इंटू में डेल्टा वी। ये सही बात है, पर कुछ बार लोग इसको Q इज इक्वल टू CV बोल देते हैं। डेल्टा वी की जगह डायरेक्टली क्या लिखते हैं? V लिख देते हैं। तो उसमें उनका बोलने का मतलब ये रहता है कि वो एक्चुअली है पोटेंशियल डिफरेंस ही, पर हमने किसी एक प्लेट पे जो मतलब रेफरेंस कहीं पे 0 मान के उसको लिखा हुआ होगा। तो पर एक्चुअल में ये लिखना सही है। अगर आप V लिख रहे हैं तो उसका मतलब भी डेल्टा V ही है, पर वहां पे उन्होंने क्या किया होगा किसी एक पॉइंट पे 0 मान लिया होगा, उस वजह से आप उसे डायरेक्टली V लिख पा रहे हैं। तो अगर आप Q इज इक्वल टू CV मतलब लिखा हुआ अगर आप देखें तो वो मान लीजिएगा वो लोग आलसी पन्ने में थोड़ा सा डेल्टा V नहीं लगाते हैं, V लिख देते हैं, तो वो चीज भी सही मानी जाती है, वो गलत नहीं मानी जाती। अब ये डेल्टा V है कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सर ये सब नया है सर, ये प्लेट्स क्या था इसके बारे में आपने कभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, बताएंगे, पर अभी समझने एक बार सुन लो क्या लिखा हुआ है कि जो डेल्टा वी है बच्चों वो क्या है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। पहली बात, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कैपेसिटर का आइडिया होगा, मान लीजिए आपने कैपेसिटर के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत पता हुआ, तो बस आपको ये पता होगा सर ऐसा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर होता है। लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा होता कैपेसिटर में, मान लो बहुत ही कुछ भी थोड़ा सा पता होता है लोगों को, तो लोग ऐसे पता सर कैपेसिटर ऐसे दिखता है, दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर में। पर ऐसा नहीं है, कैपेसिटर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है दो प्लेट्स होना ही जरूरी है। कैपेसिटर कोई भी चीज कैपेसिटर हो सकती है। एक खाली एक स्फीयर है एक मेटल का, वो भी कैपेसिटर हो सकता है। मेटल के दो स्फीयर हैं वो भी कैपेसिटर हो सकते हैं। दो प्लेट्स हैं वो भी कैपेसिटर हो सकती है। दो सिलेंडर है वो भी आपस में कैपेसिटर हो सकते हैं। मतलब अगर आपको कैपेसिटर में कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आपको ऐसा आइडिया सिर्फ कैपेसिटर के लिए दो प्लेट्स होना चाहिए, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। कैपेसिटर में एक बॉडी भी हो सकती है, दो स्फीयर भी हो सकते हैं, दो सिलेंडर भी हो सकते हैं, दो सिलेंडर मिलकर भी कैपेसिटर बन सकते हैं, एक सिलेंडर मिलकर भी कैपेसिटर बन सकता है, सिर्फ एक सिलेंडर भी कैपेसिटर बन सकता है, एक स्फीयर भी कैपेसिटर बन सकता है, दो स्फीयर भी कैपेसिटर बन सकते हैं। पर अगर सर दो स्फीयर होंगे तो फिर आपको ये बोलना पड़ेगा ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स ऑफ द कैपेसिटर। नहीं, हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हर एक को प्लेट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दो कैपेसिटर है, मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दो पार्ट है, एक ये वाली प्लेट एक ये वाली प्लेट, मतलब एक ये सिलेंडर एक ये वाला सिलेंडर, इन दोनों से मिलकर मान लो कैपेसिटर बना हुआ है। तो आप मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं सर ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, एक प्लेट ये है एक प्लेट ये प्लेट नहीं है, ये सिलेंडर, फिर भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लोग इसको प्लेट बोल देते हैं। तो प्लेट का मतलब ये नहीं सिर्फ प्लेट हो, चाहे कोई भी शेप हो, हम उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि सर अगर कैपेसिटर में दो स्फीयर है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये ऐसे दो स्फीयर है, इससे मिलकर आपके पास में कैपेसिटर बन रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे प्लेट 1, दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहां पे आप खतरा मेंशन कर लीजिए, आपको दिख रहा है स्फीयर, आपको क्या दिख रहा है, ये स्फीयर है, पर हम उसे यहां पे प्लेट बोल सकते हैं। इतनी बात चमक गई बच्चों? ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है सर Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V। डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। सर अगर दो प्लेट्स है तो दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे दो स्फीयर है, पर मानो सर अगर एक ही स्फीयर होता तब क्या करते? तब दोस्त एक स्फीयर है वो एक प्लेट हो गया, तो इन्फिनिटी कौन सा हो जाएगा, दूसरा प्लेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो सर सिर्फ एक सिंगल स्फीयर होगा तो उसमें कैसे देखेंगे दूसरी प्लेट कहां है? जैसे मान लो सर अगर ये एक कैपेसिटर है, मान लो ये एक बोतल एक कैपेसिटर है, मान लीजिए ऐसे ये एक कोका कोला की बोतल है, इसे पानी है तो मान लीजिए एक बोतल है, ये एक कैपेसिटर है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर इसका एक प्लेट तो ये रहा, दूसरा प्लेट कहां? तो दूसरा प्लेट इन्फिनिटी पे। अगर आपके पास दो प्लेट्स दिखाई दे तो वहां पे दो प्लेट्स हैं, और अगर सिर्फ आपको एक प्लेट दिखाई दे रहा है मतलब दूसरा प्लेट कहां पे है बच्चों? आपके पास इन्फिनिटी पे। क्लियर? तो आपको ऐसा दिख सकता है एक सिंगल स्फीयर भी कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है, एक पेयर ऑफ स्फीयर भी कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। ठीक है सर, ये बात बच्चों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये कैपेसिटर से निकालने के प्रोसीजर में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आइए थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है C इज इक्वल टू Q मल्टी Q डिवाइड बाई डेल्टा V, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये रहा एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं बोलूं भाई साहब कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन चार्ज, फिर बोलूं कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, सही है क्या? ये गलत है। कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अरे सर ये लिख तो रखा है, अरे सेम कुछ ऐसा ही तो था, देखिए यहाँ पे अगर तो याद होगा तो R का एक्सप्रेशन कितना था, डेल्टा V डिवाइड बाई I, ऐसा था। तो हमने यहाँ पे क्या बोला था, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, डेल्टा V एंड I, इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है बच्चों, L पे, रो पे और एरिया पे। अरे सही था ये, रेजिस्टेंस देख के लगता है। आप मान लीजिए कोई बच्चे से पूछेंगे R का फॉर्मूला डेल्टा V बाय I, तो R डेल्टा V पे डिपेंड करता है, बोलता हाँ 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 डिपेंड करता है, फिर बोला भाई गलत है, नालायक, नहीं करता, I पे डिपेंड करता नहीं करता, खत्म। ठीक, सिमिलरली बच्चों यहाँ पे ये बात है कि कैपेसिटेंस दिखता है Q पे भी डिपेंड करता है, डेल्टा V पे भी डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता कई बार नहीं है, वो केस यहाँ पे है।
भाई साहब कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है इसके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। जैसे स्टार्टिंग में तो आप ये भी नहीं बता पा रहे थे कि आर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने धीरे धीरे सीखा तब हमें समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा बाद में कि कैपेसिटेंस किस किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसी है, शेप कैसी है, जो शेप ऑफ कैपेसिटर कैसा है आपके पास में, मीडियम कैसा डाला है आपने, दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, इन सब चीज़ों पे कैपेसिटर्स डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलेंगे यहां से, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज। दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता। जो देख के लग रहा है वो बिल्कुल गलत है। यहां से देख के लग रहा है सब चार्ज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, नहीं करता। कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, इट डिपेंड्स अपॉन। सर ये हमें कैसे पता लगेगा? बाद में पता लगेगा, मुझे पता है कि डिपेंड करता है, इसलिए मैं अभी लिखवा दे रहा हूं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उस पर डिपेंड कर रहा हूं। इट डिपेंड्स अपॉन, इट मतलब कौन? कैपेसिटर। सी डिपेंड्स अपॉन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, और किस पे डिपेंड करता है? और किस पे डिपेंड करता है? मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर, मीडियम बिटवीन कैपेसिटर। कैपेसिटर के बीच में मीडियम क्या है? अगर दो प्लेट्स आपके पास में बीच में मीडियम ए है तो अलग कैपेसिटेंस आएगा, बीच में मीडियम कुछ पानी डाल दिया, कैरोसिन डाल दिया, कुछ और डाल दिया तो अलग आएगा। वो देखेंगे हम बाद में, समझाऊंगा मैं आपको। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसा वो दिख रहा है उस पे दो प्लेट्स के बीच डिस्टेंस क्या है, बीच में मीडियम क्या है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता नहीं है। ये फटाफट रिवीजन के लिए आप मुझे बताएंगे कैपेसिटर की यूनिट का क्या नाम? कैपेसिटर की यूनिट का क्या नाम? फेराड। क्या है, क्या नाम? फेराड। रेजिस्टेंस की ओम, नमः शिवाय ओम, यहाँ पे कितना? फेराड। क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, इतना चमक गया आपको। अब धीरे धीरे कैपेसिटेंस आपको अपना लगने लगेगा जैसे रेजिस्टेंस लगता है। आप छापिए अपने, फिर इस पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी हम उससे थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कैपेसिटर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ ली। अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सर मान लीजिए ठीक है कोई भी बॉडी होगी वो कैपेसिटर की तरह वर्क करेगी, तो हमें उसे अगर कैपेसिटर्स निकालनी होगी तो उसका क्या प्रोसीजर है वो हम अभी सीख रहे हैं। बस समझ में आई क्या करने वाले हैं हम? कैपेसिटर्स कैसे निकालते हैं किसी भी स्टैंडर्ड शेप की, वो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है उसका, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम उसी प्रिंसिपल पे गए। देखिए मुझे पता है भाई साहब क्यू क्या होता है, क्यू होता है सी इंटू में डेल्टा वी। अगर हम किसी को चार्ज क्यू दें और पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो सी की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है ये। तो इसी को हमने टर्म्स में लिख दिया ताकि आप इजीली समझ पाए। सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, आपको जो कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट्स आइडेंटिफाई करनी है। दोनों प्लेट्स, मान लीजिए सर अगर स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तब आप प्लेट्स बोलेंगे क्या, या फिर बोलेंगे टू स्फीयर्स? नहीं, तब भी हम प्लेट ही बोलेंगे। कैपेसिटर में हम चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, हम सबको क्या बोलते हैं? प्लेट। तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? दो प्लेट्स आइडेंटिफाई करेंगे कैपेसिटर की। सर आपका, आप अगर ऐसे बोल रहे हैं दो प्लेट्स आइडेंटिफाई करें, मतलब सिंगल प्लेट कभी मतलब कैपेसिटर नहीं हो सकता? एक सिंगल बॉडी जिसको हम सिंगल प्लेट भी बोल सकते हैं, क्या वो कैपेसिटर नहीं हो सकता? हाँ बच्चों वो भी हो सकता है, पर उस वाले केस में दूसरी प्लेट कहां पे हो जाएगी? इंफिनिटी पे। तो अगर हम यहां पे ये बात आप लिख लीजिएगा, सिंगल बॉडी, सिंगल कंडक्टिंग बॉडी, सिंगल कंडक्टिंग बॉडी में बिहेव लाइक कैपेसिटर। क्या है? जो सिंगल कंडक्टिंग बॉडी है, मान लो जैसे एक खाली कंडक्टिंग स्फीयर है, वो भी किसी तरह बिहेव कर सकता है, आपके पास कैपेसिटर तरह बिहेव कर सकता है। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहला तो यही हुआ, आप कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। फर्स्ट प्लेट कौन सी है, सेकंड प्लेट कौन सी है। अगर कभी सिंगल बॉडी है तो फर्स्ट प्लेट तो उसके ऊपर होगी, वो खुद एक फर्स्ट बॉडी हो गया आपके पास। सेकंड कहां पे हो जाएगी? इंफिनिटी पे मान लेंगे हम, ठीक है। और अगर दो होगी तो आपको दिखाई दे ही जाएगी। फिर आपको क्या करना है बच्चों, एक प्लेट को चार्ज देना है प्लस क्यू, दूसरी प्लेट को चार्ज देना है माइनस क्यू। देख लीजिए सेकंड स्टेटमेंट, गिव चार्ज प्लस क्यू टू द वन प्लेट एंड माइनस क्यू टू द अनदर प्लेट। कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर क्या करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। आप याद कीजिए यहाँ पे जो डेल्टा वी था वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, चार्ज क्यू गिवन है, तो कैपेसिटेंस आपके पास निकल के आ जाएगा। आइए मैं वापस को एक एग्जांपल के जरिए करके दिखाता हूं। हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। हम सबसे पहले निकालने चलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। हम नॉन कंडक्टिंग को पीछे छोड़ा है, अभी हम सिर्फ कंडक्टिंग की बात करेंगे।
अगर मैं मान लो सॉलिड स्फीयर भी लिखूं, इसका मतलब किसकी बात हो रही है बच्चों? अब यहाँ पे कंडक्टिंग की बात हो रही है। हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, क्या प्रोसीजर है निकालने का? मास्टर ने बोला सबसे डायग्राम बनाओ, क्या है ये? क्या ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी रेडियस कितनी मान ली बच्चों आपने? r1। क्लियर? दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। प्लेट 1 का है? प्लेट 1 सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिफाई टू प्लेट्स। प्लेट 1 तो ये रही, और प्लेट 2 कहां पे है? इन्फिनिटी पे। जो इसकी यहां पे जो प्लेट 2 दिखाई देगी बच्चों, कहां पे दिखाई देगी? इन्फिनिटी पे। तो हम बोलेंगे प्लेट 2 कहां पे? अब की बार प्लेट 2 बच्चों कहां पे? इन्फिनिटी पे। क्लियर है ये बात? ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी में हम 2 प्लेट के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर आप 2 प्लेट के लिए बात करें तो इस वाले केस में दूसरी प्लेट कहां पे दिखाई देगी आपको? इन्फिनिटी पे दिखाई देगी। अब हमें क्या बोला गया? गिव चार्ज प्लस q टू द 1 प्लेट। तो मैंने इस वाली प्लेट को q चार्ज दिया, इन्फिनिटी में माइनस q दिया, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी तो बहुत दूर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्लेट। इसके बीच में और इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसके बीच में और इन्फिनिटी के बीच में। तो क्या निकालूंगा मैं? बोलूंगा इसका पोटेंशियल मुझे पता ही है, कितना होता है इसका पोटेंशियल? kq/r, kq/r होता है इसका पोटेंशियल, पता है ना ये बात आपको। और ये अगर हमने ये वाली प्लेट 1 बोली, दिस इज प्लेट 1, जिसका पोटेंशियल है kq/r, इन्फिनिटी वाले का कितना है? 0, दिस इज प्लेट 1 का। और अगर आप बात करेंगे प्लेट 2 का तो वो 0। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास? kq/r। आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। आपको यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेता हूं। नेगेटिविटी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पे देखें तो ये वाली टर्म आ गई आपके पास में। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज पता है, तो कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू q डिवाइड बाय डेल्टा v। तो q की जगह q, डेल्टा v की जगह k, q/r। q ने q को मार दिया। k की वैल्यू कितनी है बच्चों? k की वैल्यू 1/4πε0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? मतलब इसकी कैपेसिटेंस आएगी आपके पास 4πε0r। इजी था। बस हमें क्या करना है? दोनों प्लेट्स के बीच में क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। एक को चार्ज प्लस क्यू देना है, दूसरे को माइनस क्यू देना है, तो आपका काम बन जाएगा। अगर मान लो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कई बार आप हमें यूज करना होता तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी करके भी निकाल सकते थे इसके अंदर आप। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेथड 1 हुआ। मेथड 2 फॉर डेल्टा वी अगर निकालना हो तो ये मेथड हो सकता था। तो डेल्टा वी को आप क्या लिखेंगे बच्चों? ई का एक्सप्रेशन कितना है? kq/r²। यहां पे आप dr कर दीजिए। लिमिट कहां से कहां तक आपके पास में? लिमिट आ जाएगी आपके पास में कैपिटल R से लेके इन्फिनिटी तक। इसे भी सोल्व करेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू वही आएगी kq/R। मैंने ये रिजल्ट यूज नहीं किया, मुझे सीधा रिजल्ट याद था, इस वजह से मैंने डायरेक्टली प्रोसीड कर दिया। अगर आप चाहते तो बेसिक से भी ऐसे जाके प्रोसीड कर सकते थे। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया कि आपको ये भी दिखाई दिया सर एक सिंगल बॉडी कैपेसिटी की तरह बिहेव कर रही है, सिंगल स्फीयर। पर इस वाले केस में सेकंड प्लेट कहां माना? इन्फिनिटी पे माना। फिर मैं डेल्टा भी निकाला, काम किया, रिजल्ट आ गया। तो क्या कैपेसिटेंस आई आपके पास? दिस इज द आंसर। दिस इज द कैपेसिटेंस किसकी? एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की। छाप लीजिए बच्चों, फिर इसको अपने थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। बच्चों अभी हम जो सीख रहे थे, हम सीख रहे थे भाई कोई भी कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। उसमें हमने कुछ तरीके देखे थे। जो स्टेप्स थे उसमें पहला स्टेप ये था कि आप प्लेट्स आइडेंटिफाई कीजिए, दोनों प्लेट्स को। फिर आप एक पे प्लस क्यू दीजिए, दूसरे माइनस क्यू दीजिए। फिर आप दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए और फिर क्यू इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डेल्टा भी कीजिए और वहाँ से कैपेसिटेंस मिल जाता था। तो हमने अभी जो देखा आपके पास, दैट वाज द रिजल्ट ऑफ ए स्फेरिकल शेल। अगर आप उसे कैपेसिटी ट्रीट कर रहे हैं तो स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस कितनी आती है वो हमने निकालना सीखा। दैट इज 4πε0r आया था। उसी सीरीज में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट इज द मोस्ट फेमस कैपेसिटर। इट इज द मोस्ट फेमस कैपेसिटर। सबसे फेमस कैपेसिटर यही है। और कैपेसिटर के अंदर मेजर मतलब पूरा टाइम हम इसी कैपेसिटर के ऊपर डिवोट करेंगे। तो इस शेपी कैपेसिटर को जानना बहुत अच्छे से जरूरी है। देखिए क्या है आपके पास इस कैपेसिटर में। ऐसे 2 प्लेट्स रहती है, ऐसे क्या रहती है बच्चों? 2 प्लेट्स रहती है। आप इसे कैसे फील कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास में ये 2 प्लेट्स होंगी,
ये ऐसे एक प्लेट है आपके सामने, एक ये प्लेट होगी, एक ये दो प्लेट होगी, ऐसे इनको रखा हुआ है ना। आपको लाइन दिखाई दे रही है पर एक्चुअली में है क्या, ये ऐसे प्लेट है। क्लियर। अब जो इसका एरिया, इसमें कई टर्म लिखेंगे। एक तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ए कैपेसिटर, ये जो इसका एरिया होगा उसको बोलते हैं एरिया ऑफ कैपेसिटर। एक होता है डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, ये जो डिस्टेंस है ना इसके बीच में, इस कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है, इस दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर। तो इन दो तीन टर्म्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आइए देखिए, ये ऐसा है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे ये प्लेट है ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक प्लेट है आपके पास। क्लियर। इसका जो एरिया है आपके पास में, क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज कॉल्ड एज ए, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट। यहाँ पे ये जो आपके पास में, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ये बात समझ में आ गई। तो प्लेट्स है आपके पास में, ये सरफेस एरिया लिख दिया हमने, इसको ए से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डी से डिनोट करेंगे। अभी हमारा टारगेट ये है कि भाई साहब आप इसकी कैपेसिटेंस निकाल के बताओ। मैंने बोला तरीका बताओ क्या क्या स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप ये था प्लेट आइडेंटिफाई करो, मैंने क्या कर ली, ये वाली प्लेट 1 है, ये वाली प्लेट 2 है, होगी प्लेट आइडेंटिफाई। ठीक, सेकंड स्टेप पे चलो। सेकंड स्टेप बताइए क्या था वहां पे। सेकंड स्टेप में ये था, एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज दीजिए, दूसरे को माइनस क्यू दीजिए। आइए इस शुभ कार्य को कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे चार्ज दिया हमने प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज कितना दिया बच्चों हमने, माइनस क्यू चार्ज दिया। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या आपके पास, ये ऐसे प्लेट है आपके पास, दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। हमने इसके ऊपर कुछ प्लस क्यू चार्ज दिया, इसके ऊपर कुछ माइनस क्यू चार्ज दिया। अगर बच्चों आप ऐसा करेंगे, एक प्लेट को प्लस क्यू और एक को माइनस क्यू, तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप याद कीजिए, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट के अंदर आपने देखा था भाई साहब, आउटरमोस्ट सरफेस पे कितना आता है, यहाँ पे कितना आता है, यहाँ पे कितना आता है। तो अब सोचिए टोटल चार्ज का सबमिशन कितना आया, 0। तो यहाँ पे बाहर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे बना दिया 0, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे भी कितना 0, तो यहाँ पे कितना प्लस क्यू आ गया बच्चों, और यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। मतलब चार्ज इन्हीं दो प्लेट्स के, इन्हीं दो फेसेस के ऊपर रहेगा, बाहर कोई चार्ज रहेगा नहीं। अगर एक प्लेट प्लस क्यू चार्ज था, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज था। टारगेट ये था भाई साहब इस सेटअप की कैपेसिटेंस बतानी है। तो मैंने ये बोला कि अब मुझे इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इस वाले प्लेट और इस वाले प्लेट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले पूछा यहाँ पे इसके अंदर EFI कितना है। इसके अंदर जो EFI है वो किस तरफ होगा बच्चों, वो EFI इस तरफ होगा। तो यहाँ पे जो EFI इसकी वैल्यू कितनी है, तो EFI आप याद कीजिए, हमने वहां पे सीखा था कि अगर किसी कंडक्टर पे जो चार्ज है वो सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके जस्ट पास में जो EFI आता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे जो EFI है Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ। किसके बीच में, इसके बीच में। ये हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं कि EFI प्लेट्स के बीच में कैसे निकालते हैं। हम इस पॉइंट पे भी निकालने सीखा था। तो इसके जस्ट पास में 0 है, तो यहाँ पे EFI 0, यहाँ इस वाले पॉइंट पे भी 0। यहाँ पे देखेंगे तो किसी एक प्लेट की वजह से चेक कर लीजिए, वहां पे सिग्मा कितना है, आप निकाल पाएंगे। अब हमें निकालना है भाई साहब इन दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बोला डेल्टा V का जो फॉर्मूला आता है दैट इज माइनस ऑफ E डॉट dl। कितना आता है बच्चों, माइनस ऑफ E डॉट dl। सही है ये वाली बात। अब आप ये देखिए, इसके इस प्लेट्स के बीच में जो E है, प्लेट्स के बीच में जो E है दैट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। E कैसा है आपके पास में, E इज यूनिफॉर्म, E इज यूनिफॉर्म। क्यों, ये हर एक पॉइंट पे इतना ही है, दैट इज कांस्टेंट। वो मतलब यहाँ पे वो पोजीशन के साथ में बदल रहा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो E आपका इस तरफ है, तो E को लिख दिया Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और आप चल भी इस तरफ रहे हैं तो ये बन गया dl। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, डॉट हट गया क्योंकि दोनों में एंगल 0 था। किस किस में, E में और dl में। अब बच्चों अगर आप इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डेल्टा V का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dl बचेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dl करते डिस्टेंस आ जाएगी, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी मान के चले बच्चे, हमने d मान के चला है। तो ये बन गया Q A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। क्लियर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए। ये आपको ये बता रहा है भाई साहब इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। आपने क्या किया, हम यहां से यहां गए हैं ना, तो ये क्या बता रहा है, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। हमें डेल्टा V का मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चों, हमें साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो वो आ गया Q A एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो अगर आप यहां पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई डेल्टा V, तो आप यहां पुट कीजिए, तो C की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, देखिए Q डिवाइड बाय डेल्टा V को यहां पे लिख देते हैं Q D ऊपर A एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको मार दिया, तो बहुत बढ़िया सुनहरे अक्षरों में हम रिजल्ट लिख देते हैं, काले अक्षरों में सॉरी, A एप्सिलॉन नॉट बाय d।
ये रिजल्ट बच्चों याद होना चाहिए, ये इस चैप्टर का बेस है और इस कैपेसिटर को हम बहुत बार पढ़ेंगे। तो हमें समझ में आया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आती है वो आती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरी बात समझ में आ गई। अगर आप बात कर रहे थे एक स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस कितनी थी, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अगर आप बात करें भाई सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। A क्या है आपके पास में, दिस इज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, D क्या आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये बात लिख लीजिए अगर आपको लिखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो A है दिस इज सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, और यहाँ पे D क्या है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। समझ गया भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर, समझ में आ गई ये बात। ये रिजल्ट याद रखिएगा भाई साहब, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आती है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब आप देखिए कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करे, कैपेसिटेंस की वैल्यू में चार्ज का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, किसका टर्म आ रहा है, एरिया का टर्म आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का टर्म आ रहा है, डिस्टेंस का टर्म आ रहा है। मतलब ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन नॉट किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसे परमिटिविटी और फ्री स्पेस, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है आपके पास। तो भाई साहब ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है और ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है, कहीं से भी ये चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं थे, अगर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, इस चैप्टर स्टार्टिंग में हमने वो लिखा था वहां पे कि कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करती है ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। बच्चों किस पे डिपेंड करती है आपके पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डिपेंड कर रही है एरिया पे, एप्सिलॉन नॉट पे, दैट इज अ मीडियम, और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अगर आप बात करें स्फेरिकल शेल की तो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे और मीडियम पे, बिकॉज टर्म था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आई होप आपको ये बात समझ गई होगी, क्लियर है ये बात। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा और आप छापिए मत, मेरे हिसाब से आप खुद इसको ड्राइव करके देखिए, आप सीखिए भाई साहब कैसे इस रिजल्ट को ड्राइव किया जाता है। ठीक है बच्चों, बच्चों अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एजम्पशन ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब आपसे नहीं पूछेगा, पहली बात तो ये, इसके बारे में जानकारी अगर नहीं होगी तब भी काम चलेगा। ये मतलब एक ऐसा है कि आप एक अंधेरे में है और आपको पता नहीं है आप एक अंधेरे में है। मतलब अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं फिर भी आप कहीं फंसेंगे नहीं, बिकॉज इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। पर हम एक एजम्पशन लेके चले थे, कब, किसमें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस निकालते वक्त। तो ये हम आगे भी कुछ कुछ कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस निकालते वक्त ये एजम्पशन हम लेंगे। अब आपको दिमाग लगा के पहले बच्चों ये सोचना है कि भाई साहब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या एजम्पशन ले लिया हमने, कोई लिया क्या, आप सोच के देखिए, तो नोट्स पलट के देखिए, उसमें देख के आप मुझे बताइए हमने क्या एजम्पशन लिया है वहां पे। मतलब ऐसी क्या चीज थी जो हमने मान ली और जो नहीं माननी चाहिए थी, या फिर उसको वैसा करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ हमने किया है। देखिए अब क्या किया है हमने। ठीक है, वैसे हम इस पर थोड़ी चर्चा कर चुके थे जब पढ़ा उस टाइम मैंने बताया था। देखिए अगर आपके पास आप देखें तो कैपेसिटर की जो ये आपके पास में जैसे मान लीजिए ये सेपरेशन आपके पास में कुछ D है, कैपेसिटर के बीच सेपरेशन कितना है बच्चों, D है, और यहां पे ऐसे कुछ होगा प्लेट आपके पास, तो ये वाली लेंथ कुछ B मान लीजिए और ये वाली कुछ H मान लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ये जो विड्थ है इसकी वो B है और ये जो हाइट, जो इसकी हाइट है दिस इज H। अब यार हमने ये एजम्पशन माना था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बोला भाई साहब अगर यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे माइनस सिग्मा है तो यहाँ पे EFI था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कब आता है, ये वाला रिजल्ट आपके पास में कब आता है, पहली बात तो आप जस्ट नियर द कंडक्टर हर एक पॉइंट पे नहीं है ना, मतलब यहाँ पे जस्ट नियर द कंडक्टर हो सकते हैं पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं भाई साहब हर एक पॉइंट जस्ट नियर द कंडक्टर है, या तो आप ऐसे सोच सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो आपको बताइए, आपको याद होगा मैंने EFI निकालने का एक और तरीका बताया था आपको, क्या तरीका, बेसिक से आप हर एक फेस की वैसे EFI लिखिए फिर नेट को जोड़िए, तो आप वैसे करें तब भी ये रिजल्ट आएगा। आप याद कीजिए जब हम निकालते EFI ड्यू टू प्लेट्स तो आपको मैंने दो तरीके बताए थे। एक तो ये बताया था आप ऐसे सोच रहे ना कि कंडक्टर के जस्ट पास में EFI होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक तरीका नंबर 2 मैंने बताया था हर एक फेस की वैसे EFI लिखिए और उनको जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आप याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो भाई साहब अगर आप EFI यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, ये तभी आएगा जब ये वाली प्लेट कैसी हो, इनफाइनाइट हो। ये वाली प्लेट कैसी हो बच्चों, इनफाइनाइट हो। क्लियर, तो हम ये मान के चलते हैं भाई साहब कि D इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू H।
सर इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए यार, आप इनफाइनाइट प्लेट तो नहीं बना सकते, बिकॉज इनफाइनाइट प्लेट बनाने के लिए इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा यार, इतनी कितनी बड़ी प्लेट बनाएंगे? पता है कैपेसिटर बनाने के लिए आप सोचिए, मतलब आपको बड़े बड़े टावर खड़े करने पड़ेंगे तभी इनफाइनाइट प्लेट बनेगी। तो हमने क्या किया, इनफाइनाइट बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। आप इस हाथ को भी इनफाइनाइट बना सकते हैं, कब? जब आप इसका सेपरेशन बहुत कम रखिए, बहुत कम, इतना सा सेपरेशन रखेंगे। जब बहुत थोड़ा सेपरेशन रखेंगे तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये हाथ बहुत ऊंचा दिखाई देगा, यहां पे बहुत ऊंचा दिखाई देगा, तो ये हैंड आपको इनफाइनाइट दिखाई देगा। तो अगर आप ये सिचुएशन मान लें कि भाई साहब जो ये स्मॉल जो डिस्टेंस है दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू हाइट, तो उस वाले केस में ये वाला रिजल्ट आपके पास सही हो जाता है। अब इसमें जो फील्ड लाइंस बनती है बच्चों, वो कुछ ऐसी बनती है, देखिए यहां पे ऐसे कुछ नेगेटिव चार्ज है आपके पास, मान लो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कैपेसिटर पे प्लस क्यू है, इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू है और इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू है। ऐसा देखा है ना, दो प्लेट्स होती है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, हमने बना दिया। तो फील्ड लाइंस कैसी बनती है? अगर आप फील्ड लाइन देखें तो बीच में तो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे टर्मिनेट, 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 ऐसा। ठीक है, यहां पे भी अगर आप देख रहे होंगे ऐसे यहां पे, पर इसके पास में अगर आप यहां पे पहुंच जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, तो इसके लिए अब ये प्लेट इनफाइनाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसकी बाउंड्री पे आ गए भाई साहब। अगर आप यहां पे, जैसे मैं बोर्ड को देखूं, बिल्कुल पास चला गया तो मुझे बोर्ड बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, नीचे भी बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, पर आप सोच के देखिए, आप बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे इसके, मान लो जो ऊपर वाला टॉप पॉइंट है वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको दिखाई ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो तब आप इस बोर्ड को इनफाइनाइट बोल सकते नहीं है। जब यहां बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे तब आपको ये प्लेट इनफाइनाइट नहीं दिखाई देगी। सही बात। तो फील्ड लाइंस उस टाइम पे ऐसी नहीं होती, एक्चुअल में फील्ड लाइंस ऐसी होती है, ऐसी, यहां पे ऐसी कुछ फील्ड लाइंस बनती है एंड वाले पॉइंट्स के ऊपर। फील्ड लाइंस कैसी बनती है बच्चों? कुछ ऐसी बनती है, इसे बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज फ्रिंजिंग इफेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो ऐसी नहीं रहती, वो थोड़ी सी ऐसी बन जाती है। तो अगर ऐसी बन जाएगी तो ये जो फील्ड लाइंस है वो कैपेसिटर के बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। पर हम अपनी कैलकुलेशन में फ्रिंजिंग इफेक्ट को कंसीडर करते नहीं है, हम इस पोर्शन को नेग्लेक्ट करते हैं। थोड़ा सा ही होता है, ज्यादा नहीं होता। फ्रिंजिंग आपको लास्ट के केस में थोड़ी बहुत दिखाई देगी, बीच में फ्रिंजिंग दिखाई नहीं देगी। फाइन। तो ये जो फ्रिंजिंग इफेक्ट है ये क्या है बच्चों? सर कैपेसिटर के सब फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं होती, लास्ट में जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसी ऐसी शेप्स की होगी आपके पास में। तो ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। बट ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशन वी नेग्लेक्ट दिस इफेक्ट। ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशन, ड्यूरिंग आवर स्टडी ऑफ कैपेसिटर वी नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग इफेक्ट। वी नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग इफेक्ट। आई होप बच्चों आपको बात समझ गई होगी। इसकी जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब जेई या फिर नीट कुछ इससे पूछ लेगा, इससे कुछ नहीं पूछेगा फ्रिंजिंग इफेक्ट से। पर मान लो कि फील्ड लाइंस के बारे में कभी कभी हो सकता है आपको डायग्राम दिखा दे, रेयर है पर आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम बेस्ट नॉलेज रखें अपने पास। तो बच्चों आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हमारे टास्क पे हम क्या कर रहे थे, हम कैपेसिटेंस निकालना सीख रहे थे। हमने एक स्फेरिकल शेल का निकाल लिया था, फिर हमने पैरेलल प्लेट का निकाल लिया था। तो अभी बच्चों हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई नई शेप्स की हम कैपेसिटेंस निकालते हैं। छापिए बच्चों इसको। अभी हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने पहले स्फेरिकल शेल की निकाली थी, क्या रिजल्ट था उसका? वो रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या था? दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकाली थी बच्चों, वो उसका रिजल्ट कितना था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अभी हमें निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का। फाइन, हमने बोला कि ठीक है ऐसा स्ट्रक्चर है, तो आइए हम इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं। तो मैं सबसे पहले बोला कि यार यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला स्टेप था प्लेट्स आइडेंटिफाई कीजिए। तो मैंने बोला ये वाली प्लेट 1 होगी, दिस इज प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। क्लियर? दोनों प्लेट आइडेंटिफाई होगी। एक पे प्लस क्यू चार्ज दे दो बच्चों, दूसरे पे क्या दे दो? माइनस क्यू दे दो। आपने चार्ज पकड़ा दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने शेल पे यहाँ पे प्लस क्यू दिया, यहाँ पे माइनस क्यू दिया, तो इस वाले सरफेस पे रहेगा माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि हम शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीख चुके हैं। आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे प्लस क्यू है, इसके अंदर क्यू इनसाइड 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस क्यू, तो यहाँ पे माइनस क्यू। बाहर वाले सरफेस पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो आपने एक्चुअली शेल को दिया था, पर इस शेल के इसी सरफेस पे चार्ज रहेगा आउटर पे, और इस वाले शेल के इनर सरफेस पे रहेगा माइनस क्यू। समझ गया बच्चों? ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या था आपके पास में? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का। कौन कौन सी प्लेट्स है? एक ये वाली प्लेट है आपके पास और एक ये वाली प्लेट है। अब दो तरीके हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के। सबसे पहले आप ऐसे बोलिए, वी ऑफ आउटर माइनस वी ऑफ इनर कर दे इसको। वी ऑफ आउटर शेल माइनस वी ऑफ इनर शेल। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें साइन से मतलब नहीं है। प्लस माइनस, माइनस आएगा तो भी हम प्लस मान लेंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो मैंने ये बोला एक तरीका तो ये वी आउटर निकाल दो पहले। वी आउटर बच्चों कितना आएगा आपके पास? वी आउटर आएगा आपके पास में 0। कैसे आया वी आउटर 0? आप देखिए, आप इसकी वजह से क्या लिखेंगे, मैं लिख के दिखाता हूं आपको। इस वाले शेल की वजह से माइनस के क्यू डिवाइड बाई बी।
इसकी वजह से इसके बाहर है तो आप ऐसे लिखेंगे, नेट कितना आ गया, वी आउटर 0 आ गया। क्लियर है बच्चों? अगर आप जाएंगे वी इनर निकालने, वी इनर अंदर वाली शेल का पोटेंशियल, तो आप लिख के बताइए, हम सीख चुके हैं इसमें, मैं कुछ नहीं करूंगा। इस वाली शेल का पोटेंशियल लिख के बताइए कैसे लिखेंगे आप। तो आप बोलेंगे सर इस वाली शेल के अंदर है, इस वाली शेल के अंदर, इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस के क्यू बाई बी, और इस वाली शेल के जस्ट बाहर है तो प्लस के क्यू बाई ए। मतलब सर जी ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेल्टा वी जो आपके पास आया, डेल्टा वी वो कितना आया बच्चों, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। क्लियर? ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया आपके पास। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, हमने लिखा मेथड टू फॉर कैलकुलेटिंग क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या बोला, जो डेल्टा वी होता है आपके पास, दिस इज माइनस ऑफ ई डॉट डियर, माइनस ऑफ ई डॉट डियर। तो आप यहां पे लिखेंगे डेल्टा वी कितना आएगा आपके पास, माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर डी आर। क्यों ऐसे किया हमने, बिकॉज मुझे पता है इसके हम यहां से यहां पे जा रहे हैं, इस वाले इनर शेल से लेके आउटर शेल पे जा रहे हैं, तो यहां पे जो EFI है वो तो बाहर की तरफ है, सही है। यहां पे आप EFI देखिए शेल के अंदर क्या बोलेंगे, इस बाहर वाले की वजह से EFI 0। क्यों? क्योंकि जब एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है शेल के ऊपर तो उसके अंदर उसकी वजह से EFI 0 आता है, तो इसकी वजह से EFI 0, सिर्फ इसकी वजह से आना है। और इस वाले शेल के आप बाहर हैं, और जब आप शेल के बाहर होते हैं तो EFI लिखने के लिए आप उसे सेंटर पे मान सकते हैं। हमने किसका रिजल्ट यूज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगर वो आपको सब पुरानी बातें लग रही है, पुरानी यादें लग रही है, तो आपको दिक्कत होगा थोड़ा, पर अगर आप आपको वो चीज वहां पे क्लियर हुई होगी तो आप यहाँ पे इस बार ये बात आपको चमक जाएगी कि सर इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, इस पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी वजह से जो EFI आएगा अंदर वो 0 आएगा, और इसके आप बाहर है तो कितना है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब आप इसकी लिमिट्स देखिए कहां से कहां तक, तो A से लेके कुछ B पे जा रही है, तो यहाँ पे डेल्टा वी आपके पास में आएगा, दिस इज के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों, लिमिट कहां से कहां तक आपके पास, B से लेके A तक। सही, आप पुट कर दीजिए, तो डेल्टा वी कितना है आपके पास, के क्यू डिवाइड बाय ए माइनस के क्यू डिवाइड बाय बी। सेम रिजल्ट आ गया। तो दोनों दो तरीके थे, हमें पहले लिखना आता था हर एक शेल का, तो हमने डायरेक्टली कर दिया, थोड़ा आसान था। बेसिक अप्रोच जो आपके पास में है, मान लीजिए कुछ ऐसी शेप आएगी जिसका वो पोटेंशियल नहीं पता होगा, तो आपको ये बेसिक अप्रोच आप लगा सकते हैं। सर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हमें क्या निकालने आए थे, हम निकालने आए थे कैपेसिटेंस। तब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे क्यू की जगह क्यू लिखा, डेल्टा वी की जगह बच्चों कितना है, के क्यू, और यहाँ पे कितना है 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। ये क्यू ने क्यू को मार दिया, तो C की वैल्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैं ये बोलता हूं इसको भी आप छापना मत, खुद से आप इसे करके देखना, क्योंकि प्रोसेस आप सीख चुके हैं, क्या क्या करना है, जो स्टेप्स हमने देख लिए उन्हीं को आपको दोहराना है। तो आपसे खुद से होना चाहिए बच्चों, छाप लीजिए, फिर अपने एक और शेप की कैपेसिटेंस निकालेंगे। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। हम एक कोई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी ये हमें निकालना है। मतलब कैपेसिटेंस निकालने की सीरीज में लास्ट है, मतलब इसके बाद में हम किसी का नहीं निकालेंगे, और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर आपके पास स्फेरिकल शेल का कई बार पूछ लेता है, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर आपके पास में स्फेरिकल कैपेसिटर, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर पूछ लेता है स्फेरिकल शेल की कैपेसिटेंस कितनी है, सिर्फ स्फेरिकल शेल की, फिर पूछ लेता है स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब 2 शेल होंगे तब। सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, पर हम इसे कर लेते हैं, बाई चांस कभी कहीं पे दिख जाए, रेयर चांसेस है, फिर भी हम कर लेते हैं, बाई चांस कभी दिखे तो आपको नया नया ना लगे, ऐसा ना लगे सुना सुना है, कभी ये सुना सुना ये जीवन में कभी नहीं देखा, ऐसा ना हो, आपको लगे हाँ सुना है। आइए इसको करके देखते हैं। तो अभी ऐसा रहता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें क्या रहता है, एक कैपेसिटर ऐसा रहता है, एक शेल ऐसी बना दिया आपने, बहुत बढ़िया, और दूसरी शेल आपने ऐसे बना दी। हमें चमक रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। 2 शेल है, एक शेल है, इसके बाहर एक और शेल है, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही है बात आपको, कंडक्टिंग है आपके पास, ठीक है जी, मान लिया।
अब क्या है, इसकी जो रेडियस है आपके पास में, रेडियस बना देता हूं मैं। इस रेडियस हम मान लेते हैं कुछ, जो छोटे वाला सिलेंडर है इसकी रेडियस कुछ a मान लेते हैं बच्चों, और बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी मान लेते हैं, b मान लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मैंने बोला क्या स्टेप था, पहला स्टेप तो ये था भाई साहब प्लेट आइडेंटिफाई कीजिए। मैंने क्या कर लिया, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 1, प्लेट 1 एंड दिस इज प्लेट 2। लोग अचंबा करते हैं सर ये प्लेट है ही नहीं, ये सिलेंडर है, तो आप बोले सिलेंडर 1 सिलेंडर 2। नहीं भाई साहब, कैसी भी हो आपके पास में आप इसको प्लेट बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में था भाई साहब चार्ज दीजिए। तो मैंने बोला प्लेट 1 को जो हमने चार्ज दिया, दिस इज क्यू मान लीजिए। इस वाले प्लेट को कितना दिया आपने, क्यू, और दूसरे वाले को बच्चे कितना दिया आपने, माइनस क्यू दिया। अब आप वही सेम कंसेप्ट, यहां पे जो क्यू है वो आउटर सरफेस पे रहेगा, दिस क्यू विल बी रिमेन ऑन आउटर सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर, this minus q will lie on the inner surface of outer sphere। अरे सर कंफ्यूज है, कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसके बाहर वाले सरफेस पे रहेगा, इसके अंदर वाले सरफेस पे रहेगा। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ फेल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है सर, अब प्रोसीड करते हैं आगे। अब हमें सबसे पहले तो यार EFI निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें EFI नहीं पता होगा तो हम इन दोनों पॉइंट्स के नीचे पोटेंशियल निकाल सकते नहीं है। तो हमारा टारगेट बदल गया। हमने सबसे पहले बोला भाई साहब एक्सेंट्रिकल शेल की वजह से EFI कितना आता है, ये हम थोड़ा निकाल के देख लेते हैं। तो हमने ऐसे शेल बना दिया, क्लियर? अच्छा, यहां पे अगर आप ऐसे गॉसियन सरफेस पकड़ दो, आप ऐसे गॉसियन सरफेस कैसा पकड़ा, सिलेंड्रिकल। ये गॉसियन सरफेस पुरानी बातें बच्चों, याद आना चाहिए, बहुत टाइम दिया था, 20 लेक्चर दिए थे उसके ऊपर हमने। अब आपको पता है सर जी, इसके जो ऊपर चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा, और इसकी जो रेडियस है वो कुछ a है, और इस गॉसियन सरफेस की रेडियस कुछ स्मॉलर है। सर ये क्या है, दिस इज गॉसियन सरफेस। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, EFI ड्यू टू सिलेंड्रिकल शेल। एक सिलेंड्रिकल शेल की वजह से EFI कितना आ रहा है बच्चों, ये हम निकालने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आप इस गॉसियन सरफेस से बोलेंगे तो बोलेगा E.ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ई को बाहर निकाल लिया। सरफेस एरिया कितना आएगा इसका, गॉसियन सरफेस ही 2 पाई स्मॉल r h, क्योंकि ये जो सरफेस होगा प्लेनर सरफेस, इससे कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, बिकॉज फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। वापस सुन लीजिए मेरी बात, ये गॉसियन सरफेस माना बच्चों, तो आप क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस का जो कर्व सरफेस है 2 पाई r h। हमने आज h क्या सर, ये तो बता दो। अरे ये है भाई h, ये क्या है तेरे पास, h है 2 पाई r h। ठीक है, E मल्टीप्लाई 2 पाई r h। अब Q इनसाइड चाहिए, Q इनसाइड किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो आजा निकाल के दिखाता हूं, इसके अंदर जो गॉसियन सरफेस है, जो Q इनसाइड है, दैट इज 2 पाई a सिग्मा h डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चमकाएगा तुझे ये? नहीं सर नहीं चमका। देख यार Q इनसाइड क्या है, इसके अंदर कितना चार्ज है, ये इतने वाला ये चार्ज है सारा, दिस चार्ज। तो ये कितनी रेडियस हुई तेरे पास, ये 2 पाई a, हाइट कितनी h, इतना एरिया हुआ, मल्टीप्लाई सिग्मा कर दिया, तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्या हुआ, अब इसने 2 पाई ने 2 पाई को मार दिया, तो यहां पे जो तेरे पास E की वैल्यू आई वो आई तेरे पास सिग्मा 2 पाई से 2 पाई साफ, h से h साफ, तो कितना आ रहा है, a सिग्मा डिवाइड बाय r एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है EFI, दिस इज EFI, और ये एक्चुअली 2k लैम्डा बाय r के बराबर ही है। जो एक वायर का रिजल्ट आता है 2k लैम्डा बाय r, वैसा ही है ये, देख लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करेगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना है। ये दोनों सेम रिजल्ट आते हैं, तो मैं थोड़ी हवा लगवाता हूं, देखते शायद थोड़ा चमक जाए। ये दोनों सेम बात है, तो आप याद करना चाहे तो आप इसको 2k लैम्डा बाय r से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूं आपको, 2k की जगह k, लैम्डा की जगह लैम्डा का चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इस सिलेंडर पे पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, तो आप बोलेंगे सर सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई r मल्टीप्लाई 2 पाई a मल्टीप्लाई 1 मीटर डिवाइड बाय r। चमका क्या, थोड़ा सा धीरे धीरे चमकता है लोगों को। मैं ये बोल रहा हूं भाई साहब, सिलेंड्रिकल ये गंदा सा फॉर्मूला आप नहीं याद करते, मत याद कीजिए, आप ये याद कीजिए, बिकॉज बाहर जो फील्ड लाइंस है, इस सिलेंड्रिकल शेल के जो बाहर फील्ड लाइंस है वो किसकी तरीके से, लाइन चार्ज की जैसी है। जैसा लाइन चार्ज की वैसे होते हैं वैसी फील्ड लाइन वहां पे है। तो यार अगर ऐसा है आपके पास में लाइन चार्ज की जैसी ही फील्ड लाइंस आपके पास में है, तो EFI भी वैसा ही होगा। तो मैंने बोला 2k लैम्डा बाय r, तो 2 को 2k की जगह k, लैम्डा को क्या दिखा, सिग्मा की टर्म में गिवन है, तो लैम्डा का चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो 1 यूनिट लेंथ का चार्ज निकाला, तो कितना है बच्चों, सिग्मा 2 पाई a मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही आएगा ना। अगर मैं बोलूं 1 यूनिट लेंथ सिलेंडर है, दिस इज a 1 यूनिट 1 मीटर का सिलेंडर है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पे चार्ज कितना आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई a, इसकी रेडियस है, और मल्टीप्लाई 1 मीटर, ये तो चार्ज आएगा, वही तो लिखा है बाय r। आप चेक कर लो, दोनों एक ही बात है। k की वैल्यू पुट कर लो आप, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, k बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी
1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2 पाई साफ हो गया आपके पास, तो यहां पे आ गया आपके पास सिग्मा ए डिवाइड बाय आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब करके देख लीजिए कि को लिखा कि आपके पास से बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचेगा सिर्फ, तो कितना है सिग्मा ए बाय आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात सही है। हवा लगी क्या बच्चों? क्या मैंने खुदे पढ़ाया, खुदे समझा, आपको समझ में आया क्या? ईएफआई निकालना सीखा ना, तो ये तो गॉसियन सरफेस से बेसिक आ गया। मैंने उसे ये तरीका बताया यार, फील्ड लाइंस तो वैसे ही है ना जैसे एक लाइन चार्ज की वजह से होती है, तो जो ईएफआई लाइन चार्ज का आता होगा वहां पे वही उसका आता होगा, तो उसका किसका? सिलिंड्रिकल शेल का। तो सिलिंड्रिकल शेल के बाहर जो ईएफआई आता है 2k लैम्डा बाय आर, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। नहीं आपका मन करा तो ये फिर याद करो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो बच्चों अब इसको मिटा देते हैं, अब इस पे आगे बढ़ते हैं। भाई हमारा टारगेट ये नहीं था, हमारा टारगेट ये था भाई साहब इसकी कैपेसिटेंस निकालना है। अब कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? ईएफआई की जरूरत थी वो पता लगी, तो मैंने लिखा भाई साहब जो डेल्टा वी आएगा दैट इज माइनस ऑफ ई डॉट डीएल। खूबसूरत। अब आप देखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी लिखी? ई की वैल्यू मास्टर बता रहा है ए सिग्मा डिवाइड बाय आर एप्सिलॉन नॉट डी आर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पे इसमें क्या लिखेंगे? ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर है, यहां पे एल आर आ गया। dr बाय आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन आर। लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों? ए से लेके बी तक, तो ये भी ए से लेके बी तक। तो यहां पे जो डेल्टा भी आया दिस इज ए सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए। माइनस माइनस की हमें जरूरत नहीं है बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। बच्चों इतनी बात चमक गई? ठीक। पर हमें यहां पे सिग्मा क्यू की टर्म में चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे पता है सी किसके बराबर होता है? क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वी। तो ये क्यू से क्यू तभी कटेगा जब सिग्मा और क्यू की टर्म में लिखेंगे। क्यू ए सिग्मा की जगह आएगा क्यू डिवाइड बाय 2 पाई ए एच। कैसे? क्योंकि टोटल चार्ज पे क्यू है, कितना सरफेस एरिया बच्चों? 2 पाई ए एच। एच हमने क्या माना है? इसकी जो लेंथ है कैपेसिटर की वो कुछ एच मान लीजिए। और यहां पे क्या बना? दिस रिजल्ट आ गया, पूरा छाप दिया गया पूरा मैंने, डेल्टा वी। और यहां पे बच गया एल एन बी बाय ए। इसने इसको मार दिया, तो यहां से जो आपके पास में C की वैल्यू आ रही है दिस इज 2 पाई ए से ए साफ हो गया ना, ए से ए साफ हो गया, तो 2 पाई एच डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट वगैरह नहीं था कहीं पे, कुछ मिस हुआ क्या? ए सिग्मा और यहां पे एक एप्सिलॉन नॉट बच गया, यहां पे एक एप्सिलॉन नॉट भी आएगा ना। एप्सिलॉन नॉट के बिना अधूरा अधूरा लग रहा था, मुझे लगा कुछ कम है शायद, ये आ गया 2 पाई एच एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया आपके पास एल एन बी बाय ए। ये आपको खूबसूरत लगे तो खूबसूरत, गंदा लगे तो गंदा, जो भी है बच्चों, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समझ गया आपको? ठीक है। इसकी जरूरत कम पड़ती है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी आप कभी आप सुने कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ये रिजल्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कैपेसिटर आप याद रखिए, पर आप ये रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए ना कि एक सिलिंड्रिकल शेल के बाहर जो जेई वाले लोग हैं वो थोड़ा गौर कर रहे हैं उस चीज पे कि भाई साहब जो आपके पास में एक सिलिंड्रिकल शेल की वजह से बाहर ईएफआई आता है वो 2k लैम्डा बाय आर ही आ रहा है। आप चेक करेंगे तो दोनों एक ही बात है। उसका रीजन भी सिंपल है, फील्ड लाइन एक जैसी, अगर फील्ड लाइन एक जैसी हो जैसा ईएफआई उसका आएगा उतना ईएफआई इसका आएगा। चमका छाप। आगे बढ़ते हैं।